ममता बनर्जी का एक ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है जिसमें ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही हैं और वो इस तरीके की बातें कर रही हैं अपने ही प्रतिनिधियों से, अपने ही पार्टी के लोगों से, कि वो कूच बिहार में जो मृत शरीर है उसके साथ रैली निकालने वाली थी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए। क्या कहना चाहोगे इस राजनीति, जो गंदी तरीके की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है वेस्ट बंगाल में? अब देखिए, इस तरह की इनकी खुद ही ऑडियो क्लिप सामने आ रही हैं या खुद ही इस तरह के बयानबाजी ये कर रहे हैं, तो इससे इनकी मानसिकता जो है वो और विचारधारा वो सामने आ जाती है, स्पष्ट हो जाती है। अब वहाँ की जनता को समझना चाहिए कि देखिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप एक ऐसे रैली निकालने की प्लान करते हैं, है ना, कभी आप किस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह के मुख्यमंत्री और किस तरह के राज्य हैं ये, जिस पे इतने साल से, बल्कि तो मतलब ये बड़ा सोच के बनर्जी एक तरफ डेड बॉडियों के साथ रैली निकालने की बात करती हैं, दूसरी तरफ ये कहती हैं कि आईसी और एसपी को फंसाएंगे इन सारी चीज़ों को कर। हाँ देखिए, फंसाएंगे लेकिन आप फंसा नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं फंसा पाएंगे। देखिए, आपकी ऑडियो पहले ही लीक हो गई है। आप डेड बॉडी के साथ रैली निकालने का जो एक अगर मुख्यमंत्री एक डेड बॉडी के साथ रैली निकालने का प्लान कर सकता है, वो भी सिर्फ कुछ वोट बैंक के लिए, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के राज्य की क्या स्थिति होगी और इतने साल से किस शख्स के हाथ में वो राज्य था। तो ये सोच के भी बड़ा डर लगता है कि ऐसे लोग अगर राज्य को चलाएंगे तो कैसे वहाँ की स्थिति कैसी और भयानक हो सकती है और कैसे चलता होगा। कि अब एक पर्टिकुलर आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, और इसी वजह से देखा गया वहाँ की जो आबादी है ये उसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है बाकी जो वोट है वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा अलग अलग पार्टीज़ को, लेकिन कम से कम एक मुस्लिम वोट ऐसा है जो एक तरफ हमें मिल जाए, उसके लिए इस तरह के जो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा बनाते रहते हैं और ये करते रहते हैं, चाहे ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो। लेकिन अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद भी, अब वहाँ की जो मुस्लिम जो अगर हम जनता की बात करें, जितना मैंने वहाँ पर समझा और ऑब्जर्व किया, वो भी अब इनसे थक चुके हैं और उन्हें भी समझ आ चुका है कि सिर्फ ये हमें बरगलाने के लिए और हमारा फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह के ये प्रोपेगेंडा करते हैं। हितैषी हमारा कोई नहीं है, क्योंकि अब हमने देखा मोदी जी की रैलियां हैं या जो इस तरह के हमने कुछ इंटरव्यूज़ देखे वहाँ की जनता के, तो उनका भी जो अब एक अपना सा जो बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, और उन्हें पता है कि जो बीजेपी है वो जो भी उसकी पॉलिसी है, योजना है, वो सबके लिए एक साथ होती है, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके या रिलीजन देख कर नहीं होता है। तो और बाकी जो ममता बनर्जी की बात करें वो भी सिर्फ मुस्लिमों की बात करती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुस्लिमों की कोई वो बहुत बड़ी शुभचिंतक है, सिर्फ वोट लेने के लिए, मिसगाइड करने के लिए इस तरह की डेड बॉडी के साथ रैली निकाल दें या कुछ इस तरह की बयानबाजी कर दें जिससे वोट मिल जाए। तो वहाँ की जनता को भी समझना चाहिए। देखिए, आने वाली जो जनरेशन है, अपने जो आने वाली जो पीढ़ी, अगर उसका फ़ायदा देखना है, उनकी एजुकेशन देखनी है, उनका आगे चल के वो व्यापार में कैसे आगे तरक्की करें, अगर वो सब सोचना है तो उन्हें खुद फैसला लेना चाहिए सेंटर के ऊपर। और ममता बनर्जी की इस तरह की ऑडियो लीक हो रही है, कभी उनके जो स्ट्रेटेजी प्लानर है प्रशांत किशोर, उनकी ऑडियो लीक हो रही है, कभी कुछ चैट लीक हो रही है, तो ये इस तरह के लोगों के हाथ में अगर राज्य रहेगा तो मैं नहीं समझता कि वहाँ की जो जनता है, किसी भी धर्म की हो, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो वहाँ पर तरक्की कर पाएंगे। आप मुझे ये बताइए अमन, आप भी एक मुस्लिम लीग से हो, आप भी मुसलमान हो, एक बात बताइए, ममता बनर्जी जिस तरीके की बात कर रही हैं और वो कभी कहती हैं कि मुसलमानों को अपना वोट बंटने ना दें, सारा वोट टीएमसी को दें, और अब वो पहले सीए को लेकर बरगलाती हैं वहाँ के लोगों को, फिर एनआरसी को लेकर, और अब जिस तरीके से चुनाव वहाँ पे चल रहे हैं तो अब एनपीआर को लेकर भी लोगों को गलत सीख दी जा रही है, भड़काया जा रहा है एनपीआर को लेकर आप क्या समझते हो एज अ मुस्लिम, आप बताइए ज़रा। देखिए, जो ममता बनर्जी की अगर हम बात करें पहले, तो जो ये सीए और एनआरसी को लेकर जो इन्होंने पहले से बयानबाजी देनी शुरू करी थी, वो आज ही के नतीजा था। मतलब उनका जो टारगेट था वो ये 2021 के जो इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उस वक्त वो बयानबाजी शुरू करी थी कि हम ये बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। देखिए, जब आप अगर भारत सरकार से कोई पॉलिसी निकलती है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होकर आता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे हो, चाहे सीए एनआरसी पे हो, अगर हाँ ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले वहाँ की राज्यों को ये सोचना चाहिए कि पहले तो उस बिल को पढ़ें। कई लोग हमने ऐसे देखे वो इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लड़ने मरने को तैयार थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जब उनसे एक दो सवाल किए गए भाई सीए एनआरसी है क्या, तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो है क्या। तो देखिए, जब तक आप बिल को पूरी तरह पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, लेकिन जब आपका मकसद ही सिर्फ देश में गलत माहौल बनाना हो, लड़ाई झगड़े कराना हो और अपना एक वोट बैंक को सिक्योर करना हो, तो इस तरह की बयानबाजी होती है। देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर उस बिल की हम बात करें तो चाहे सीए हो, एनआरसी हो या तो एनपीआर हो, तो सबका यही मकसद था कि जो यहाँ का जो मुसलमान है, जो यहाँ का नागरिक है, उसे ना तो कोई भगाया जा रहा है, ना कहीं पे भेजा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन जो दूसरे देशों की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ से अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो भाई उसके लिए परमिशंस नहीं है ना भाई, उसे तो इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ गलत है। अगर आप यहाँ के नागरिक हो, आप यहाँ पर पैदा हुआ, आपके बाप दादा यहाँ पैदा हो, तो आपको उससे कोई डरने की बात नहीं है। और जो दूसरे कंट्री के लोग हैं उसके आपको मुझे नहीं समझता कि उसके लिए कोई आपको पेन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात करूँ, मान लीजिए शहरीन जी, जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर में 4 लोग
रहते हैं। अब कौन मेरे घर में आएगा कौन नहीं आएगा वो मेरी मर्ज़ी है, और कौन मेरे घर में आएगा और आज मेरे घर में रुक भी सकता है और कौन नहीं रुक सकता वो भी मेरी मर्ज़ी है। मेरे घर में गेस्ट आते हैं, बोलता हूँ भाई एक काम करो आज आप यहीं रुक जाओ, वो गेस्ट होता है वो 2 दिन रुक जाता है, लेकिन मेरी मर्ज़ी से रुकता है। मैं चाहूँगा तो वो नहीं रुकेगा, मैं कहूँगा नहीं जी आप नहीं रुक सकते। ठीक ऐसे ही जैसे मैं अपने घर में, मेरे घर में कौन आएगा, मेरे बर्थडे में कौन आएगा, मेरी शादी में कौन आएगा, मैं फैसला लेता हूँ। ऐसे हमारे देश में कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, कौन कितने दिन के लिए आ सकता है, कौन यहाँ परमानेंट रह सकता है कौन नहीं रह सकता, ये हमारे देश की जिम्मेदारी है, उसे फैसला लेना चाहिए और वही फैसला लेता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी इन चुनावों के चलते जिस तरीके की राजनीति कर रही हैं, कभी वो किस तरीके के बयान देती हैं, कभी वो अल्पसंख्यकों को लेकर बयान देती हैं, कभी वो औरतों को लेकर कहती हैं, कभी वो पीएम नरेंद्र मोदी को बाहरी बताती हैं, क्या लगता है चुनावों को लेकर इतना ज़्यादा क्यों सताया हुआ है डर ममता बनर्जी को? देखिए अगर देश का प्रधानमंत्री बाहरी है तो जैसे अभी आपने बोला भाई कि देखिए हर कोई किसी न किसी राज्य से तो आएगा, हमारा देश इतना बड़ा विशाल देश है, हर प्रधानमंत्री कोई यूपी से है, कोई कहीं से आया है ना, अलग कोई गुजरात से था तो कोई बिहार से था, अब ऐसा देखा गया। तो अगर अब वो बोलती है कि प्रधानमंत्री बाहरी हैं, तो एक तरफ ममता बनर्जी बोलती है मैं भाई आने वाले चुनाव में लोकसभा में मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगी और उन्हें हराऊंगी, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। तो देखिए कल को अगर आप खुदा ना खास्ता आप प्रधानमंत्री बन जाते तो आप कहीं पर बिहार में जाके इलेक्शन चुनाव पर प्रचार करेंगी, यूपी में करेंगी तो आप भी बाहरी हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह की बचकानी बातें ना करें। अब देश का प्रधानमंत्री कभी बाहरी नहीं हो सकता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। और देश का प्रधानमंत्री बाहरी हो जाता है, कभी सीआरपीएफ की टीम उनके लिए गुंडा हो जाती है। क्या हो गया है ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उन्हें जो है अपने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो लेंगी इसके बाद। जैसे इनका ये जो चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाएगा और उनका 2 तारीख को जैसे ही रिज़ल्ट आएगा और उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, उनके सारे उनके जो विधायक जो उसके कैंडिडेट हैं, विधायक कैंडिडेट हैं, उन सब की ज़मानत ज़ब्त होगी, तो ममता बनर्जी और उनकी जो टीएमसी है पूरी, उनका सबका मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया उनका इलाज होने वाला है और आने वाले 5 साल बाद तक वो फिर ठंडे बैठ जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें पता है जैसे ही जितनी बुरी उनकी हार होने वाली है उसके बाद वो दोबारा कमबैक भी नहीं कर पाएंगे। और उनके जो बयानबाजी इसी से अंदाज़ लगा लो, क्योंकि देखिए बयानबाजी जब होती है, हमने देखी है, ये कई इलेक्शन हमने देखे, लेकिन जिस लेवल पे जिस स्तर पे जितने स्तर इन्होंने गिरा दिया उतना कभी देखने को नहीं मिला है। इसी से अंदाज़ा लगा लो इनकी जो ज़मीन है वो पैर के नीचे की ज़मीन वो खिसक चुकी है और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि असल में अब ये हो कैसे गया, क्योंकि कभी इन्होंने सोचा नहीं था बीजेपी जैसी पार्टी बंगाल में अपने पैर जमा सकती है और इतना उनका जो जनता का जो समर्थन है वो देखने को मिला है। और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति जो जन सैलाब देखने को मिल रहा है, वहाँ का जनता का जो समर्थन है वो देखने को मिल रहा है, उससे इनके जो है दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र की तरह वो भी इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वेस्ट बंगाल में जितने भी कोविड के केसेस हो रहे हैं वो गुजराती आकर फैला रहे हैं और मैं इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करती हूँ कि गुजराती लोगों को वेस्ट बंगाल में ना आना दिया जाए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि पहले मैं बंगाल जीतूंगी उसके बाद दिल्ली जीतूंगी। क्या दिल्ली के लिए फिर ममता बनर्जी बाहरी नहीं हो जाएंगी? हाँ, तो यही बात मैंने आपको बोली, जब आप एक प्रधानमंत्री को बाहरी बोलते हैं, आप गुजरात के लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे ना घुसने दिया जाए, तो आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं। तो देखिए सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, आप बाहरी बोल रहे हैं दूसरे के लोगों को, जबकि अगर हम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो बंगाल के लोग भी सब जगह देखे जाते हैं और पाए जाते हैं और रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो। तो जब आपके राज्य के लोग भी दूसरे राज्यों में जाके रह रहे हैं, तो कोई आपसे अगर बोले कि भाई बंगाल के लोग आके कोरोना फैला रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए इस तरह की टीका टिप्पणी ना करिए, आप सरकार पर कर रहे हैं, CRPF पे कर रहे हैं, फिर वो गुजरात के लोगों की कर रहे हैं। तो जब आप पब्लिक के भी नहीं है, आप इसी अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो बयानबाजी है उसका स्तर इतना गिर चुका है कि आप जनता के भी मतलब खिलाफ बोल रहे हैं। आप तरीके की पार्टी और इस तरीके के नेताओं के लिए क्या बोलना चाहोगे जो शुरुआत से सिर्फ जब वोट आते हैं, जब राजनीति करनी होती है, तब सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, विकास के नाम पर उन्हें भी ठेंगा दिखा दिया जाता है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला वेस्ट बंगाल में, क्योंकि तब वेस्ट बंगाल की जनता से जो हमारी टीम वहाँ पर गई है, जब वो बातें करती हैं तो वो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। यही मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो मुसलमानों के नाम पे वोट तो लेते हैं कि उनका वोट डाइवर्ट ना हो जाए। और ऐसा होता भी है, देखिए क्या होता है, बाकी जो वोट है वो अगर मान लीजिए 10 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो 9 पार्टियों में बढ़ जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट को ही अपनी तरफ एकजुट करके अपनी तरफ ले लेते हैं, उससे जीत भी आते हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं करते हैं। मुसलमानों को सोचना चाहिए, जो ये गुजरातियों को अगर ये बोल रहे हैं, वो भी तो हमारे देश की जनता है। देखिए जो पूरा हमारे चाहे किसी भी राज्य के लोग हों, ये सब हम लोग भाई बहन हैं, पूरे देश के लोग हम लोग भाई बहन और एक परिवार हैं। अगर ये गुजरात के लोगों को कह सकते हैं कोरोना फैला रहे हैं, यहाँ पे घुसने न दिया जाए, देश के प्रधानमंत्री को भारी बता सकते हैं। और ये जो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे भी क्या हितैषी होंगे। और दूसरी चीज़, ये मुसलमानों से वोट तो लेते हैं, अगर ये
मुसलमानों को खुद इस पे पुनः विचार करना चाहिए और अपने ऊपर देखना चाहिए बंगाल के लोगों को कि इतने साल में ममता बनर्जी ने उनके बच्चों के लिए और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए और जो उनके अभी जो करंट स्थिति है, जो उनका व्यापार जो वहाँ पे करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें ममता बनर्जी ने उनके लिए कौन से उद्योग खोल दिए हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ खोल दी हैं। अगर वो उस पर सोच विचार करेंगे तो कुछ नहीं करा। हाँ, बस इतना करा कि उनके नाम पर रोटियाँ सेकी हैं, अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी हैं और उनका वोट बट न जाए, इसी पर उनका जो फोकस रहता है। बाकी उसके लिए उन्होंने किया किसी के लिए कुछ नहीं है। तो अब उनका जो एकजुट होकर इससे अपना माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करके एक बार उन्हें बीजेपी की वहाँ पे सरकार लानी चाहिए, ताकि जो विकास है वो एक साथ हो, सेंटर से चले और बिना किसी भेदभाव के वहाँ पे अपना जो है डेवलपमेंट हो। धन्यवाद।